Welcome students. This is the second part of customer relationship management. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से ये किया जाता है, कस्टमर के साथ जो रिलेशन हमें मेंटेन करके रखने होते हैं तो वो कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर हम ये देखते हैं, मतलब जो रिटेलर होता है उसको क्या करना होता है, कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखने होते हैं। और इसकी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसको कस्टमर को एक्वायर करना है, जो पोटेंशियल कस्टमर है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, उनको मैनेज करना है, उनकी नीड उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड करना होता है और उसके बाद उनको रिटेन्ड करके रखना होता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वजह से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो होती है इसको हम इसका यूज़ हम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि पहले तो जो भी हमारे पास कस्टमर डाटा अवेलेबल है उसको हम बदल देते हैं कस्टमर लॉयल्टी में, कि हमने कस्टमर के रिगार्डिंग डाटा इकट्ठा किया और हमने उनको अपने एक लॉयल कस्टमर की फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट करना है। कि पहले तो हमने उन लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट किया जो ना तो हमें जानते थे और ना ही हम उनको जानते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि वो अननोन कस्टमर हमारे लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। तो ये सब कुछ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से ही होता है कि अगर आप कहीं पर भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं और आपको बड़े अच्छे से ट्रीट किया जाता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप मतलब एक इंटरेक्शन आपको किया जाता है, आपके साथ बार बार आपको पूछा जाता है, आपसे फीडबैक मांगी जाती हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो वो सब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अगर ऐसा होगा तो आप भी सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी कंप्लेंट को दूर किया जा रहा है, आपकी सजेशंस को सुना जा रहा है और आपको टाइम टू टाइम कई तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो इन सबसे आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ही पार्ट है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इस प्रोसेस का, दैट इज़ कलेक्शन कस्टमर डाटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी रिटेलर होते हैं वो कस्टमर के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा में किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जो हमें कस्टमर के रिगार्डिंग जो डाटा की हमें रिक्वायरमेंट है, वो डाटा के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला तो कस्टमर की पर्सनल डिटेल आती है कि कस्टमर का नेम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस होता है और ये रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसी के बेस पर जो रिटेलर होते हैं वो कस्टमर का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो सेगमेंट उनके एज के बेस पर हो सकते हैं, उनका टेस्ट है, उनकी प्रेफरेंसेस के बेस पर जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन हो सकता है, उनके टेस्ट वाइज सेगमेंटेशन हो सकता है। तो मतलब हम उनका एक पर्सनल डिटेल हम कलेक्ट करते हैं। देन परचेज पैटर्न हम कलेक्ट करते हैं कि कस्टमर का जो पूरा एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है वो हम लेते हैं। इससे हमें एक तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कस्टमर जो फ्रिक्वेंटली कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदता है, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो हमारे शॉप को विज़िट करता है, गुड्स को ख़रीदता है, हमारी सर्विसेज को वो लेता है। तो इसमें हम परचेज़ पैटर्न को देख सकते हैं। देन मोड ऑफ बाइंग आता है कि इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसको किस चैनल के थ्रू ख़रीदा जाता है, क्या पर्सनल विज़िट करता है कस्टमर या टेलीफोनिकली वो ख़रीदता है, वेबसाइट्स के थ्रू ख़रीदता है। तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जो गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट है, उनको कब ख़रीदा गया और किस प्राइस पर उन्होंने पे किया, किस प्राइस पर उन्होंने ख़रीदा है। तो ये कस्टमर डाटा की कलेक्शन में ही आता है। देन सेल प्रमोशन कंपेनियन अगर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया तो उसका कितना रिस्पॉन्स हमें मिला, मतलब किस तरह के सेल प्रमोशन के बेस पर जो कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे एडवर्टीज़मेंट है या सेल जो प्रमोशनल टूल में हम पर्सनल सेलिंग ले सकते हैं, तो कौन सा ऐसा टूल है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं।
तो कलेक्शन कस्टमर डाटा में हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई भी करना होता है। इन्फॉर्मेशन के आइडेंटिफिकेशन में हमें देखते हैं कि हम कस्टमर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, या उनको हम कुछ शॉपिंग कार्ड वगैरह ऑफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट वाउचर दे सकते हैं। जैसे हम कुछ भी परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर वगैरह ऐड कर लिए जाते हैं, और हमें टाइम टू टाइम कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जैसे ऑफ सीज़न सेल अगर कोई चल रही है तो उसका पता हमें चल जाता है, कोई डिस्काउंट ऑफ़र है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमने अपनी सिर्फ फ़ोन नंबर उनको दे दिया, और उनके पास हमारी कई तरह की जो फीडबैक वगैरह हम उनको दे सकते हैं। तो हम उनकी इससे क्या होगा कि पर्सनली वो हमसे हमारा डाटा ले सकते हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल होगा अगर हम उनकी शॉप पर विज़िट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कई बार तैयार नहीं होते हैं, तो फिर इससे जो इन्फॉर्मेशन, कई बार वो इन्फॉर्मेशन गलत भी भर दी जाती है। तो उस केस में उनको कुछ शॉपिंग कार्ड वगैरह ऑफ़र कर दिए जाते हैं, गिफ्ट वाउचर वगैरह दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब उनको ये कार्ड वगैरह दिए जाते हैं तो उस टाइम पर भी उनको अपनी डिटेल फिल करनी होती हैं, और इन कार्ड का यूज़ करने के लिए उनको एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है। इस कार्ड का यूज़ सिर्फ वही कर सकते हैं। और अब तो ये भी फैसिलिटी है कि अगर आप कुछ परचेज़ करने के लिए गए हैं लेकिन आप अपना वो कार्ड लेकर नहीं गए हैं, तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ पर रजिस्टर्ड होता है, और मोबाइल नंबर से भी आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये इसमें फ़र्स्ट स्टेप पे हमने पढ़ा कस्टमर के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट किया जाता है, जो ये प्रोसेस होती है पूरी, क्योंकि कस्टमर के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट करने के बाद ही हम उनसे रिलेशन, मतलब उनके साथ एक इंटरेक्शन हम कर सकते हैं। उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ सकती है कि वे कस्टमर क्या चाहते हैं। तो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, सेकंड स्टेप पे हम क्या करते हैं, एनालाइजिंग कस्टमर डाटा एंड आइडेंटिफाइंग टारगेट कस्टमर। जब एक बार हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको फिर हमें कन्वर्ट करना होता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में, उनको हमें एनालाइज करना होता है। इस एनालिसिस की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि रिटेलर को स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन करनी है ताकि वो कस्टमर को अपने पास रिटेन कर सके, और जो हाई वैल्यू वाली कस्टमर है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, ज़्यादा अमाउंट की चीज़ों को खरीदते हैं, उनको हम एक्वायर कर सके, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो इसमें दो तरह की टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहले जो टेक्निक है एनालाइजिंग कस्टमर डाटा में, वो है कि हम डाटा माइनिंग, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम डाटा माइनिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, और सेकंड जो टेक्निक है वो है मार्केट बास्केट एनालिसिस होता है। मार्केट बास्केट एनालिसिस है। तो फर्स्ट टेक्निक में डाटा माइनिंग आती है। डाटा माइनिंग के अंदर, माइनिंग में एक तरह से जो डाटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है तो उसको बहुत डेप्थ में स्टडी करना है, कि हम ये कंपैरिजन करते हैं जो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल था और जो एग्जिस्टिंग डाटा है, इस टाइम जो डाटा हमारे पास है, तो उन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि अब क्या बदलने की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई हमारे पुराने कस्टमर है तो पहले वो कितनी बार विज़िट करते थे, कितनी बार, कितनी फ्रिक्वेंटली वो चीज़ों को ख़रीदते थे, और अब रिसेंट वाला डाटा अगर हमने कलेक्ट किया तो उसमें कितना चेंजेस आया है, कि क्या उस फ्रिक्वेंसी वो बढ़ी है या वो कम हुई है। तो वो रीज़न हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये डाटा माइनिंग में आता है, जिसमें हम डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया और डाटा माइनिंग के अंदर उनको एनालाइज किया जाता है। इसके बाद मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है कि ग्रुपिंग की बात होती है, कि हम किस तरह से प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्रुप। जैसे अगर हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो हम ये क्या देखते हैं कि जो किचन की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो किचन अप्लाइंसेस हैं, उनको एक शेल्फ के ऊपर रखा गया है। जो चीज़ें हमें अदरवाइज़, जैसे ईडेबल्स हैं, ईडेबल्स को अलग शेल्फ के ऊपर रखा जाता है, बिस्किट्स का अलग कॉर्नर बना दिया जाता है, नमकीन्स का अलग कॉर्नर होता है। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे एक फिजिबिलिटी जो होती है वो कंज्यूमर को मिलती हैं, उनको सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वो ईजिली वो सारी चीज़ें ढूंढ सकती है। अगर हम ईडेबल्स को, कुछ चीज़ें एक शेल्फ पर है, कुछ चीज़ें किसी और शेल्फ पर है, और किचन अप्लाइंसेस के साथ अगर हमने ईडेबल्स को रखा है तो वो कस्टमर के लिए भी कन्वीनियंट नहीं होता है उनको चूज़ करना। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हम किस तरह
तरह से मार्केट बास्केट एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें कि कस्टमर को अगर वो एक प्लान्ड वे से परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं तो वो सेम शेल्फ के ऊपर जो कुछ अनप्लान्ड चीज़ों को भी अगर अनप्लान्ड वे से चीज़ें होंगी तो उस केस में वो कस्टमर क्या होते हैं कि वो प्रॉपर वे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो उनके सेटिस्फेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि मार्केट बास्केट एनालिसिस हमें करना होता है। तो ये आता है कस्टमर डाटा एनालिसिस में। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर। अब हमें क्या करना है, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसको एनालिसिस कर लिया, इसके बाद हमें अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें किस तरह के कस्टमर को टारगेट में रखने की ज़रूरत है, किस तरह के कस्टमर को हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो इसके बेस पर भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला है वो है लाइफ टाइम वैल्यू, LTV हम इसको कह सकते हैं कि जो कस्टमर हमें लाइफ टाइम वैल्यू देते हैं। फिर आता है एक कस्टमर पिरामिड बना दिया जाता है, कस्टमर पिरामिड बनाया जाता है। और नेक्स्ट आता है RFM एनालिसिस। ये एनालिसिस हम करते हैं ताकि हम टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सके। तो हम फर्स्ट वन की बात करते हैं, दैट इज़ LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो एंटायर लाइफ टाइम जिनके साथ हमें रिलेशनशिप बना के रखने की ज़रूरत है, जो पूरा लाइफ टाइम हमारी चीज़ों को ख़रीदने वाले हैं, जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं। LTV इस अजम्पशन पर बेस्ड होता है कि जो हमारे कस्टमर है कि आज जो उनका परचेज़ का पैटर्न है फ्यूचर में भी वो सेम रहेगा, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोई चेंज होने वाला नहीं है। उनका पास्ट परचेज़ बिहेवियर, फ्यूचर परचेज़ बिहेवियर वो सेम ही रहेगा। तो ये एनालिसिस डिपेंड करता है कि हम एडवर्टाइजमेंट, किस तरह के प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट करें, देन किस तरह की स्कीम उनको दें। तो ये LTV में आता है, जो लाइफ टाइम वैल्यू हमें उनको प्रोवाइड करनी है कि जो पर्सन जैसे एक पर्सन है वो हमारी, जैसे शूज़ की अगर शॉप है तो एक ऐसा पर्सन है जो 1000 रुपीज़ के शूज़ को कभी कभी ख़रीदता है, कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं ख़रीदता। और एक ऐसा कस्टमर है जो ख़रीदता 500 के शूज़ है लेकिन वो फ्रिक्वेंटली ख़रीदता है कि 1 मंथ 2 मंथ के बाद वो विज़िट करता है, वो उसको परचेज़ करके ले जाता है। तो जो 1000 वाला कस्टमर होगा वो हाई वैल्यू वाले उसमें नहीं आएगा, मतलब लाइफ टाइम वैल्यू में नहीं आएगा। लेकिन जो कस्टमर 500 के शूज़ ख़रीद रहा है लेकिन वो रैपिडली ख़रीद रहा है, वो बार बार आ रहा है, तो वो हमारे LTV के अंडर आता है। तो हमें इस तरह से उनको सेग्रीगेट करना होता है कि कौन से ऐसे कस्टमर है जो LTV में आते हैं और कौन से ऐसे कस्टमर है जो वो LTV का पार्ट नहीं है। इसके बाद एक कस्टमर पिरामिड बनाया जाता है। हम एक पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 तरह के कस्टमर में इसको डिवाइड किया जाता है। जो इसका सबसे टॉप का पार्ट होता है, इसमें हमारा, इसको हम प्लैटिनम सेगमेंट कहते हैं, दिस वन इज़ प्लैटिनम सेगमेंट होगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है ये गोल्ड सेगमेंट होता है, और थर्ड पार्ट हमारा आयरन सेगमेंट होगा, और लास्ट पार्ट हमारा लेड सेगमेंट होता है। तो जो ये पिरामिड है इसका अगर हम एक एरो की हेल्प से देखें, इस तरह का एरो अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर होते हैं, और अगर हम इसके डाउनवर्ड आते हैं तो वहाँ पर लीस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर होते हैं। तो टॉप के जो मैंने प्लैटिनम सेगमेंट आपको बोला, ये LTV कस्टमर का टॉप 25% होता है। तो ये ऐसे लॉयल कस्टमर होते हैं जो रिटेलर को ही प्रेफर करते हैं, जिसमें रिटेलर की सर्विस को ही वो वेटेज देते हैं। मतलब प्रोडक्ट और सर्विस के कंपैरेटिवली वो रिटेलर किस तरह से उनको सर्विस दे रहा है, कैसे वो सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको वो ज़्यादा वेटेज देते हैं। कि अगर आपको प्रोडक्ट टाइमली अवेलेबल हो जाता है, राइट प्लेस पर अवेलेबल हो जाता है, जिस टाइम उसको ज़रूरत है उस टाइम पर वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को वेटेज दे रहे हो, लेकिन इस पर नहीं दे रहे कि किस प्राइस पर अवेलेबल था, मतलब क्या प्रोडक्ट का या सर्विस का प्राइस क्या है, तो इसको वेटेज नहीं देते हो। तो वो प्लैटिनम वाले पार्ट में आते हैं। सेकेंड जो सेगमेंट है वो गोल्ड सेगमेंट होता है। जो गोल्ड सेगमेंट में कस्टमर होते हैं वो प्राइस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर वो एक पहले किसी शॉप से परचेज़ कर रहा था, अगर उन प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो बड़ी जल्दी किसी और शॉप की तरफ स्विच ओवर कर लेते हैं। तो ये जो कस्टमर होते हैं वो गोल्ड सेगमेंट में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होता है वो है आयरन सेगमेंट। आयरन सेगमेंट ये नेक्स्ट है हायरार्की का जो पार्ट है, तो इनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो लोअर पोर्शन में होते जा रहे हैं।
लास्ट सेगमेंट है दैट इज़ लेड सेगमेंट। तो लेड सेगमेंट में क्या होता है, इसके अंदर वो कस्टमर आते हैं जो इंक्वायरीज तो बहुत ज़्यादा करते हैं बट परचेज बहुत कम करते हैं। मतलब इनके ऊपर हमें कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ती है, इनको ज़्यादा अटेंशन हमें देनी पड़ती है, लेकिन वो कम, मतलब जो कस्टमर जो होते हैं वो कम चीज़ों को खरीदते हैं, तो वो लेड वाले एरिया में आते हैं। तो 4 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो टॉप लेवल पर है वो प्लैटिनम सेगमेंट होता है, फिर गोल्ड सेगमेंट आता है, और उसके बाद आयरन सेगमेंट होगा, और लास्ट में लेड सेगमेंट होगा। तो जो हमारे सबसे टॉप लेवल के सेगमेंट में आते हैं, जो हमारा प्लैटिनम सेगमेंट है, तो वह कस्टमर हमारे लॉयल कस्टमर होते हैं, तो उनके ऊपर कोई प्राइजेस का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हमारी ही ब्रांड को खरीदते हैं। तो हमें उनको एक तरह से प्रेफरेंस देने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद मैं आपको बता रही थी जो नेक्स्ट जो होता है आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर में, वो आता है RFM एनालिसिस। RFM एनालिसिस भी हम करते हैं। RFM एनालिसिस में R स्टैंड फॉर रिसेंसी, देन F स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड M स्टैंड्स फॉर मॉनेटरी। तो ये इसके 3 पार्ट है, रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड मॉनेटरी। तो कई बार जो रिटेलर होते हैं वो रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनेटरी का यूज़ भी करते हैं कस्टमर को एनालाइज करने के लिए। तो सेगमेंटेशन के टाइम इस मेथड के अंदर ये देखा जाता है कि जो कस्टमर है वो कितना रिसेंटली उसने हमारी चीज़ों को परचेज़ किया है, मतलब रिसेंट में उसने कब परचेज़ किया था। फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंटली चीज़ों को खरीदता है, कितनी जल्दी वो चीज़ों को खरीदता है। और लास्ट आता है मॉनेटरी, कितनी वैल्यू के गुड्स, कितनी वैल्यू के प्रोडक्ट जो है वो हमारी खरीद रहा है, तो वो मॉनेटरी में आता है। इसमें कस्टमर में LTV की जो टर्म्स हैं उसके अंदर हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें हम कस्टमर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी आती है वो है फर्स्ट टाइम कस्टमर, फिर आते हैं अर्ली रिपीट कस्टमर, और नेक्स्ट आते हैं हाई वैल्यू कस्टमर। अगर हम फर्स्ट टाइम कस्टमर की बात करें तो ये वो कस्टमर होते हैं जिन्होंने स्मॉल परचेज की है रिसेंट पास्ट टाइम के अंदर, इनको हम फर्स्ट टाइम कस्टमर बोलते हैं। तो रिटेलर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन कस्टमर को अर्ली रिपीट परचेजर में कन्वर्ट करना होता है, कि जिन्होंने अभी एक बार ख़रीदा है तो वो जब दोबारा से जल्दी ख़रीद ले, तो उसके लिए हम उसको एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उनको कई तरह के ऑफ़र दिए जाते हैं, कुछ स्कीम्स उनको दी जाती हैं ताकि वो दोबारा भी ख़रीद ले और जल्दी ख़रीदे। लास्ट आता है हाई वैल्यू कस्टमर। इसके बाद जो अर्ली रिपीट कस्टमर होते हैं तो उनको हमें हाई वैल्यू कस्टमर के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ताकि हम उनकी लॉयल्टी को, उनको हम अपने पास रिटेन कर सके, उनको हम एनकरेज कर सके कि वो सारे जो प्रोडक्ट है वो सेम स्टोर से ख़रीदें और बार बार ख़रीदें। तो ये सारे जो है वो टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के पार्ट है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने कस्टमर के रिगार्डिंग डाटा कलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, डाटा को हमने एनालाइज कर लिया, हमने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमें टारगेट में रखना है, जिनको हमें रिटेन करना है, जिनको हमें एनकरेज करना है। फिर नेक्स्ट आता है डेवलपिंग CRM प्रोग्राम। जब हमने इस कस्टमर को सेगमेंटाइज कर दिया है कि जो हमारे LTV हैं, फ्यूचर की जो LTV कस्टमर हैं, जो लाइफ टाइम वैल्यूज़ जिनको हमें देनी है, जो प्रॉफिट जनरेटिंग पोटेंशियल कस्टमर है, तो उसके रिगार्डिंग जो रिटेलर होते हैं उनको स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन करनी होती है। सबसे पहला तो जो हमारे LTV है, जो हमारे बेस्ट कस्टमर है, उनको हमें अपने पास रिटेन करना है, रिटेन करने की ज़रूरत होती है। सेकंड जो मैंने बताया, जो मीडियम होते हैं, जो LTV कस्टमर में जो मीडियम में आते हैं, तो उनको हमें एनकरेज करना है और उनको हमें हाई लेवल के LTV तक लेकर जाना है। और जो लो LTV में आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो लेड एरियाज़ में आते हैं, जो लेड सेगमेंट में आते हैं, तो उनको हमें अब दूर ही रखना है, कि जो अननेसेसरी प्रॉफिट को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उनके ऊपर आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ रही है और वो बार बार समझाने के बाद भी आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं। तो जब LTV कस्टमर को हमें रिटेन करके रखना है, जो हमारे LTV कस्टमर हैं, तो उनमें हमें क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है। हम उनको पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस दे सकते हैं, कि उनको पर्सनली उनको प्रिविलेज दिया जाता है। सेकंड है, हम फ्रीक्वेंट शॉपर प्रोग्राम हम चला सकते हैं, कि स्पेशल डिस्काउंट उनको दिए जा सकते हैं, स्पेशल ऑफ़र उनको दिए जा सकते हैं, गिफ्ट वगैरह दिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, जो LTV कस्टमर है उनको हम रिटेन करके रख रहे हैं।
और सेकंड जो मैंने बात की थी कि जो एलटीवी कस्टमर है, जो मीडियम एलटीवी कस्टमर है, उनको हमें हाई एलटीवी कस्टमर में कन्वर्ट करना है। तो उस केस में हम क्रॉस सेलिंग यूज़ कर सकते हैं या एड ऑन सेलिंग हम यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस सेलिंग में होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मोबाइल फ़ोन के साथ हम दूसरी एसेसरीज़ भी उनको दे रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे ईयरफोन्स वगैरह है, वो भी हम उनको साथ में दे रहे हैं। तो माइक्रोवेव ओवन के साथ जो ओवन के जो यूटेंसिल्स हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। तो ये सब एड ऑन या क्रॉस सेलिंग के पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा कि हम मीडियम एलटीवी कस्टमर को हाई एलटीवी कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट था कि कीपिंग अवे द लो एलटीवी कस्टमर, की जो कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो एक तरह से रिटेलर की लॉस का कारण बनते हैं, जो नुकसान का कारण बनते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है। उनके ऊपर हमें किसी भी तरह का काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम डेवलप हो चुका है कि हमने क्या करना है। इसके बाद उस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। CRM के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने प्रोग्राम को डेवलप कर लिया है। फिर जो एक प्रॉपर एक जो प्रोग्राम होता है, इफेक्टिव CRM प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा। इसमें हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो HRM डिपार्टमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझाएगा, उसको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके और सर्विसेज अच्छे से वो डिलीवर करे, प्रोडक्ट को इस तरह से ख़रीदे कि हम LTV कस्टमर को अपने पास रिटेन करके रख सकें। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये बताया जाता है कि वो किस तरह से स्ट्रैटेजी की फॉर्मुलेशन करे, कस्टमर को कैसे टाइमली उनको कम्युनिकेट करे, एफिशिएंटली उनको कम्युनिकेट करे। और MIS डिपार्टमेंट मतलब कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे, उनको एनालाइज करे और रेडली इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल करवाए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें CRM प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है, ये नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। रिलेशनशिप मार्केटिंग को हम एक हॉटेस्ट ट्रेंड भी बोल सकते हैं। ये असेंस हो चुका है कस्टमर के बारे में और अच्छे से जानना, ताकि हम उनकी नीड, उनकी वांट्स को सेटिस्फाइड कर सके। तो मॉडर्न मार्केट के अंदर क्या ज़रूरत होती है कि हमें प्रोडक्ट को डेवलप करना है, इसकी प्रॉपरली हमें प्राइसिंग करनी होती है, इसको हमें प्रमोट करना होता है, इसकी हमें प्लेसिंग करनी होती है कि जहाँ पर हमारे टारगेट कस्टमर है उन तक इनको पहुँचाना होता है। तो इसमें क्या होती है कि इसके अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि हम ट्रस्ट को बिल्डअप कर सके कस्टमर के दिमाग के अंदर अपने लिए, हम वैल्यू एडिड रिलेशनशिप उनके साथ बना सके ताकि हम उनके दिल को जीत सके। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ये सब कुछ रिलेशनशिप मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल होगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होती है कि चाहे एक कस्टमर सिर्फ एक ही बार हमारी शॉप पर आया है, लेकिन हम उसके साथ बार बार इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसे उसके बर्थडे का कोई मैसेज हम दे सकते हैं, उनको कुछ ऐसे मैसेज सेंड किए जा सकते हैं, थैंक यू, बर्थडे के विशेस हो सकते हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज़ की विशेस हो सकती है, देन फेस्टिवल के लिए कुछ विशेस हो सकती है, ग्रीटिंग्स वगैरह उनको दिए जा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि एक अच्छा रिलेशन जो होता है वो कस्टमर के साथ हमारा हो जाता है। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर इसमें सेल, हमारी रिपीट सेल को हम बढ़ा सकते हैं। इसमें हम कस्टमर के साथ एक क्लोज और फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। RM के अंदर जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, कस्टमर को इम्पोर्टेंस दी जाती है, कस्टमर को एक प्रिविलेज दिया जाता है, और RM जो होती है वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस होती है। इसके अंदर हाई लेवल कस्टमर सर्विस दी जाती हैं, और मेन जो मोटिव होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग का वो होता है कंज्यूमर डिलाइट, कि कंज्यूमर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कि हम रिलेशनशिप मार्केटिंग क्यों करना चाहते हैं? टू एलिवेट इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव प्रेशर, कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हम दूर करना चाहते हैं। जो कॉम्पिटिटर कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो तभी पॉसिबल होगा अगर हम उनके साथ रिलेशन बना के रखें। इंक्रीज ब्रांड बैटल, ब्रांड एक ऐसा इनविजिबल फोर्स होती है लेकिन बहुत ज़्यादा पावर है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि जब इंडिविजुअल के मन में एक ब्रांड इमेज बन जाती है तो वो उसी की तरफ ही अट्रैक्ट होता है।
तो ब्रांड बैटल को हमें इंक्रीज़ करना होता है, तो उस केस में भी रिक्वायरमेंट होती है कि हम कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करके रखें। फ्रिक्वेंट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कि अगर हम एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ऑफ़र करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन कोई प्रोडक्ट मतलब अगर एक नया प्रोडक्ट है, टेक ए केस ऑफ सिंपली डेटल है, इसको भी इंक्रीज़ करने के लिए भी कस्टमर के साथ रिलेशन बना के रखने की ज़रूरत है। अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमारा धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, रिडक्शन होता जा रहा है, और हमारा कस्टमर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, एक्टिव है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये ऐसे सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से रिलेशनशिप मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रिटेलर है, वो बेवकूफ़ नहीं है। वो क्यों ऐसा कर रही हैं? वो कस्टमर के साथ रिलेशन बना के चल रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो एक बार भी कस्टमर को इग्नोर कर देंगे तो कस्टमर दोबारा वहाँ नहीं जाएगा। तो इग्नोरेंस को अवॉइड करने की ज़रूरत है और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। कस्टमर को एक तरह से एक सेंट्रिक पोजीशन पर रखा जाता है और उसके साथ रिलेशनशिप मतलब उसके साथ एक मेंटेन की जाती है, ताकि हम कस्टमर को हमेशा के लिए अपनी तरफ रिटेन करके रख सके। मॉडल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, मॉडल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर एक डेफिनेट मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एम्स एट क्रिएटिंग स्ट्रोंगर, लॉन्गर लास्टिंग एंड फ्रूटफुल रिलेशनशिप बाय डेवलपिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड थ्रू इट्स वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पर्सनल कनेक्शन, कि हम पर्सनल कनेक्शन के थ्रू एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं, ताकि जो कस्टमर है स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद द कंपनी, कि वो आइडेंटिफाई कर सके, अपने आप को कंपनी के साथ जोड़ सके प्रोडक्ट और सर्विस के साथ, ओवर कंपटीशन ऑफरिंग बाय अगेन रिकमेंड अदर टू बाय, कि वो खरीदे, दोबारा खरीदे और दूसरों को भी वो ऑफ़र करे उसको खरीदने के लिए। तो इसीलिए हमें रिलेशनशिप मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है दैट इज़ वर्चुअल मार्केटिंग। वर्चुअल मार्केटिंग आज की तो जो इन्वायरमेंट है, जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, उसके अंदर वर्चुअल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है। वर्चुअल मार्केटिंग बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग है। जितनी भी ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती है तो उन सबको हम वर्चुअल मार्केटिंग बोलते हैं। ये मार्केटिंग वेब बेस्ड होती है, जैसे आप मेल के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, ई मार्केटिंग है, बैनर एडवर्टीजमेंट हो सकती हैं, वेब ब्लॉग्स बनाए जाते हैं, वेबसाइट्स हो सकती हैं। तो हाई टेक्निक्स होने की वजह से, ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से, नेटवर्क के एक्सटेंड होने की वजह से जो ऑनलाइन मार्केटिंग है उसका एरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बड़ी बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको कहीं पर भी अवेलेबल करवा सकती हैं, किसी भी एड्रेस पर। आप अब तो मतलब एक स्मॉल पैकेज से नहीं, जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी होते हैं उनको भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये सारा वर्चुअल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। थैंक यू।